चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अफरोज और आप देख रहे हैं देश की बेहद खास पेशकश चाल चक्र। और हर रोज की तरह हमारे साथ हैं हमारे शो के खास मेहमान पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। अगर आप पंडित जी से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। तो चलिए, आज के चाल चक्र में पंडित जी हमें क्या खास बताने वाले हैं कि खुद उनसे ही जानते हैं। जी पंडित जी। आज के चाल चक्र में हम आपको बताने वाले हैं कि जो यंत्र हम जीवन में इस्तेमाल करते हैं, ज्योतिष में जिसको यंत्र कहा जाता है, उनका सच क्या है। वास्तव में यंत्र कोई काम करते हैं या ये केवल फ्रॉड है या ये केवल धोखा है। यंत्रों का सच क्या है ये आपको बताएंगे। यंत्रों का प्रयोग कैसे करना चाहिए ये आपको बताएंगे। इसके अलावा आज आपकी राशियों की सटीक भविष्यवाणी क्या होगी ये भी आप जान पाएंगे। आज का शुभ पहर क्या होगा, ये तमाम बातें जान पाएंगे आज के बेहद खास चाल चक्र में। तो चलिए पंडित जी से जानेंगे यंत्र क्या होते हैं, कितने फायदेमंद होते हैं, होते भी है या नहीं, ये सब पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। बात करते हैं आज के पंचांग की। आज तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि। आज का नक्षत्र होगा हस्त नक्षत्र और आज चंद्रमा कन्या राशि में संचरण करेंगे। चंद्रमा की इसी चाल के आधार पर हम ये समझ पाएंगे कि आपका दिन कैसा जाएगा, कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, कितना मुश्किल होगा, कितना फायदेमंद होगा। यानी चंद्रमा की ये चाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज राहु काल का जो समय है वो फिलहाल चल रहा है। सुबह के 9 बजे से 10:30 तक आज के राहु काल का समय है। इसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। हाँ, ईश्वर की पूजा आप कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई मनाही नहीं है। आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होती है। पूर्व दिशा आज के दिशाशूल की दिशा है, तो बेहतर होगा कि पूर्व दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है आपकी, तो भगवान का स्मरण करके और जरा सा देसी घी खाकर अगर यात्रा की शुरुआत करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो बिल्कुल पंडित जी, आज हम बात करने वाले हैं यंत्रों की। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि यंत्र आखिर होते क्या हैं, क्या मतलब है यंत्रों का और इनसे जुड़ी हुई खास बातें क्या है। अफरोज, यंत्र जो होते हैं वो एक विशेष प्रकार की ज्यामितीय संरचना है, एक विशेष प्रकार का ज्योमेट्रिकल डायग्राम है जिसको यंत्र कहते हैं। कभी उसमें त्रिभुज होता है, कभी उसमें वृत्त होता है, सर्कल होता है, कभी उसमें स्क्वायर होता है, कभी उसमें रेक्टेंगल होता है। और ऐसे तमाम आकृतियों को अलग अलग तरीके से मिलाकर एक यंत्र का निर्माण किया जाता है। पूरी तौर से ज्योमेट्री पर बेस्ड होता है, इसीलिए उसके हर एंगल का अपना एक महत्व होता है। इसमें विशेष तरह की आकृति का इस्तेमाल करते हैं, विशेष तरह के चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, या अलग अलग तरह के सेट निश्चित रूप से निश्चित किए हुए अंकों का इस्तेमाल भी करते हैं। चिन्ह, रेखा और बिंदु, ये जो यंत्र मिलके बनते हैं, जिसमें चिन्ह भी हो, रेखाएं भी हो, बिंदु भी हो, अलग अलग आकृतियां हों, ऐसे जो यंत्र होते हैं वो बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। और इनका निर्माण और इनका प्रयोग, ये दोनों ही बहुत कठिन होता है। ये इतना आसान नहीं होता और ये आसानी से समझ में भी नहीं आता कि दरअसल इसके पीछे का मामला क्या है। जो अंक वाले यंत्र होते हैं, जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं, 9 खाने होते हैं अमूमन, और हर खाने में एक खास अंक लिखा होता है। इसको कहीं से भी जोड़ेंगे आप तो उसका मान, उसका जो वैल्यू है वो एक ही आएगा। तो जो अंक वाले यंत्र होते हैं, नंबर्स वाले, वो उतने ताकतवर नहीं होते जितने ताकतवर चित्र वाले यंत्र होते हैं। हालांकि जो अंक वाले यंत्र होते हैं उनका निर्माण करना, उनको बनाना और उनका प्रयोग करना कंपैरेटिवली सरल होता है। तो 2 तरह के यंत्र होते हैं। एक जो आकृतियों से बनते हैं, त्रिभुज है, वृत्त है, बिंदु है, अलग अलग तरह की आकृतियां हैं। एक आकृति वाले यंत्र हो गए और एक अंक वाले यंत्र हो गए जिसमें नंबर्स लिखे हुए होते हैं। प्रभावशाली दोनों होते हैं, आकृतियों वाले ज्यादा होते हैं, अंक वाले थोड़े से कम होते हैं। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग यंत्र होते हैं। एक ही प्रकार के यंत्र हर व्यक्ति पर प्रयोग नहीं किए जा सकते, क्योंकि हर व्यक्ति की ऊर्जा अलग अलग है,
हर व्यक्ति की ताकत अलग अलग है, हर व्यक्ति के शरीर के इंटरनल जो सर्किट है वो भी अलग अलग है, और हर व्यक्ति का जो मन है वो भी अलग है। इसीलिए चूंकि यंत्रों का प्रभाव आपके मन पर ज्यादा पड़ता है, आपके फिजिकल बॉडी पर ज्यादा पड़ता है, इसीलिए हर व्यक्ति के ऊपर एक ही तरह का यंत्र प्रयोग आप नहीं कर सकते। यंत्रों का प्रयोग सामान्य रूप से नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छा तो यह है कि भैया आप मंत्र जपिए, सही मंत्र जान लीजिए, या सटीक रत्न जान लीजिए, सटीक रत्न का इस्तेमाल करिए, लेकिन सामान्य रूप से यंत्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यंत्रों का प्रयोग अत्यंत विशेष दशाओं में करना चाहिए और बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए, क्योंकि यंत्रों का अगर आपने गलत इस्तेमाल किया या आप यंत्रों का सही प्रयोग नहीं जानते हैं और उसके बाद आपने यंत्र पहन लिया, तो इसके जो परिणाम हैं वो दुष्परिणाम बड़े भयंकर होते हैं, बुरी तरह से नुकसान कर सकते हैं। तो जहां तक हो यंत्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अगर आप कर रहे हैं तो भैया जरा सोच समझ कर करेंगे तो बेहतर होगा। बिल्कुल पंडित जी, हम ये जानना चाहेंगे कि यंत्र आखिर काम कैसे करते हैं, उनका जो गणित है वो किस तरह से काम करता है। अफरोज, शब्दों और मंत्रों को आकृतियों में ढालकर यंत्र बनाए जाते हैं। शब्द को एक आकृति दी जाती है, मंत्र भी कह सकते हैं आप, मंत्र को एक आकृति दी जाती है और इस प्रकार से यंत्र बन जाते हैं। शब्द को अगर हम ज्योमेट्री में लिख दें, त्रिभुज में बना दें या गोले में बना दें, तो एक तरह का यंत्र हो जाता है। ये आकृतियां विशेष तरह की होती हैं। ऐसा नहीं है कि हर यंत्र एक ही तरह का होता है। अलग अलग यंत्र अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं और उसमें अलग अलग आकृतियों का इस्तेमाल होता है, और इन्हें विशेष नक्षत्रों में बनाते हैं। ऐसा नहीं कोई भी यंत्र कभी भी बना लिया। इन यंत्रों को विशेष नक्षत्रों में बनाते हैं। आकाश की और वातावरण की ऊर्जा इकट्ठी कर सके, ऐसा उस यंत्र को बनाया जाता है कि आकाश से लेके, धरती से लेके, आसपास से जो भी शुभ शक्तियां हैं उनको खींच सके, उनको वो अट्रैक्ट कर सके, और इसी हिसाब से उसमें आकृतियां बनाई जाती हैं। आकृतियां जब बन जाती हैं, यंत्र जब बन जाता है, तो जो उसमें शब्द लिखे हुए होते हैं उनको एक्टिव कर दिया जाता है, उनको जागृत कर दिया जाता है, और जागृत करने के बाद फिर इसको विशेष नक्षत्र में प्रयोग किया जाता है। यानी कब बनेगा ये भी इंपॉर्टेंट है, कैसे बनेगा ये भी इंपॉर्टेंट है, और कैसे यूज किया जाएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीजें महत्वपूर्ण हैं। तो विशेष नक्षत्र में बनेगा, विशेष तरीके से बनेगा, और विशेष नक्षत्र से ही इसका प्रयोग करना शुरू किया जाता है। ये वातावरण से और आकाश से ऊर्जा खींचकर, एनर्जी खींचकर प्रयोग करने वाले व्यक्ति तक पहुंचाता है। जैसे मान लिया मैंने कोई यंत्र पहन लिया और वो यंत्र सही बना हुआ है, तो वो आसपास की जो सकारात्मक शक्तियां हैं, जो शुभ शक्तियां हैं, उनको खींचकर मेरे अंदर तक, मेरे इंटरनल तक पहुंचाएगा, और उस यंत्र के फायदे होते हुए हमें दिखाई देंगे। लेकिन पंडित जी, अगर हम मोटे तौर पर ये समझना चाहें कि यंत्र अगर हम धारण कर लेते हैं तो उसके हमें क्या फायदे हो सकते हैं और नुकसान क्या हो सकते हैं? अफरोज, यंत्र का अगर मोटा मामला समझिए, जैसे हमारे पास मोबाइल फोन होता है, मोबाइल फोन सही वाइब्रेशन को सही समय पर पकड़ता है और हमारे फोन की घंटी बजने लगती है। यंत्र भी एक तरह से इंस्ट्रूमेंट है, और इंस्ट्रूमेंट के फायदे नुकसान तो होते ही हैं। क्या फायदे नुकसान हैं? देखिए, यंत्र बहुत तेजी से काम करते हैं, बहुत तेजी से, और अगर सटीक यंत्र बने हो तो क्षण भर में काम करना शुरू कर सकते हैं। इसीलिए यंत्रों से लाभ भी जल्दी होता है और यंत्रों से हानि भी जल्दी होती है। दोनों ही चीजें जल्दी जल्दी होती हैं। हानि और लाभ दोनों ही यंत्रों के साथ जुड़ा होता है, और दोनों ही बहुत क्विक होता है, बहुत तेज होता है। सही तरीके से अगर यंत्र बना हुआ है और आप जानते हैं यंत्र को बनाना और यंत्र को पहनना, तो जो ग्रह हैं, जो आपके प्लैनेट्स हैं, उनकी ऊर्जा को ये अनुकूल कर देगा, उनकी ऊर्जा को ये आपके लिए फेवरेबल कर देगा, उनकी ऊर्जा को आपके लिए अच्छा कर देगा। लेकिन अगर यंत्र गलत तरीके से बना हुआ है तो ग्रहों की ऊर्जा को उल्टा कर देगा और जीवन में आफत आ जाएगी। इसीलिए यंत्र का बनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए यंत्रों के निर्माण की और प्रयोग की जो विधि है वो बहुत गोपनीय है। पुस्तकों में जो भी लिखा हुआ है मैं उससे बहुत समर्थन नहीं रखता, क्योंकि यंत्र का जो निर्माण है वो सामान्य काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, और इसके अलावा उसका कैसे प्रयोग करेंगे ये और भी ज्यादा मुश्किल है।
इसीलिए यंत्रों के निर्माण और प्रयोग की विधि गोपनीय है और गोपनीय होने की वजह से सही यंत्र मिल पाना काफी कठिन है। असंभव तो नहीं, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। देखिए, मेरी व्यक्तिगत सलाह यही है कि जहां तक हो सके आपको यंत्रों के, ताबीज के, गंडे के, इन सब चीजों के प्रयोग से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी गलत बिंदु उसमें बना, एक भी गलत पॉइंट अगर उसमें बन गया, तो इससे आपके लिए समस्या पैदा होगी, आप इससे मुश्किल में चले जाएंगे। इसीलिए यंत्र ना पहने बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आपने गलत यंत्र पहना तो यंत्र आपके जीवन में भूकंप ला सकते हैं, आपकी जिंदगी के सारे सिस्टम को बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए यंत्र तभी पहनिए जब कोई सद्गुरु कहता हो या कोई गुरु, वास्तविक गुरु हो, उसने कोई यंत्र बना के आपको दे दिया, तब तो ठीक है। लेकिन सामान्य रूप से जो बाजार में या जो लोग अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए यंत्र बनाकर बेचते हैं, ताबीज बेचते हैं, ये सब प्रयोग करना बंद करिए, क्योंकि ये सब फायदे तो बाद में करेंगे, पहले इन सबों से भयंकर नुकसान हो जाता है, और ये नुकसान जब तक आप संभाल पाएं तब तक समय बीत चुका होता है। तो बिल्कुल पंडित जी, कहा जा सकता है कि यंत्रों का इस्तेमाल करना कोई आसान चीज नहीं है। अगर इसको इस्तेमाल करना है तो सावधानियां भी बहुत बरतनी होंगी। तो पंडित जी, अगर हम सावधानियों की बात करें तो कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए? देखिए, यंत्रों के प्रयोग की सावधानियां क्या हैं, ये समझना बेहद जरूरी है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, जब तक कि जीवन मरण का प्रश्न ना हो और जब तक आपके गुरु ने आपको परमिशन ना दी हो या किसी बहुत विद्वान व्यक्ति ने आपको परमिशन ना दी हो, इस यंत्रों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सावधानियां आपको बता दूं, यंत्रों का प्रयोग बिना किसी विद्वान के परामर्श के कभी मत कीजिएगा। अपने मन से आपने किताब में पढ़ा कि अच्छा महामृत्युंजय यंत्र है, इसको पहनने से फला हो जाता है, आपने पहन लिया, तो भैया उस यंत्र की मुश्किलें भी उसके साथ जुड़ी हुई हैं, और अगर वो गलत हुआ तो स्वास्थ्य अच्छा होने के बजाय आप बुरी तरह से बीमार हो जाएंगे। इसीलिए जहां तक हो सके किसी विद्वान के परामर्श से ही यंत्र पहनिए, अन्यथा ना पहने तो ज्यादा अच्छा है। जो आकृति वाले यंत्र होते हैं, जिसमें त्रिभुज होता है, जिसमें गोला होता है, जिसमें वर्ग होता है, जिसमें आयत होते हैं, ये यंत्र बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन इनमें गलतियों की संभावना भी बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए जहां तक संभव हो आकृति वाले, डायग्राम वाले यंत्रों के प्रयोग से बचना चाहिए। कोशिश करिए यंत्र का इस्तेमाल हो ही ना, लेकिन अगर करना मजबूरी है तो अंक वाले यंत्रों का प्रयोग करिए, जिसमें 9 खाने होते हैं और हर खाने में नंबर्स लिखे होते हैं। ऐसे यंत्र अगर आप पहने तो ये काफी हद तक ठीक हो सकता है। आजकल बाजार में रेडीमेड यंत्र मिलते हैं जो मशीनों से बना दिए जाते हैं या कागज पर छाप दिए जाते हैं। ऐसे यंत्रों का कोई मूल्य नहीं होता, ये फायदा तो कभी करेंगे ही नहीं, लेकिन नुकसान जरूर करेंगे। इसीलिए रेडीमेड जो यंत्र मिलते हैं, यंत्र कोई रेडीमेड टेक्नोलॉजी नहीं है, यंत्र एक बहुत बड़ा साइंस है, और उस साइंस को मजाक मत बनाइए। इसीलिए रेडीमेड यंत्रों के प्रयोग के बजाय हाथ से बनाए हुए यंत्रों का प्रयोग करिए। कोई विद्वान आदमी सही मुहूर्त में, सही तरीके से अगर हाथ से कोई यंत्र बनाता है और वो आपको देता है तो आपके लिए बेहतर है। अब आप अगर सही यंत्र पा जाते हैं, भगवान की कृपा है आपके ऊपर, तो यंत्र को गले में धारण करें या अपने काम करने के स्थान पर रखें। यंत्र को गले में पहन सकते हैं या अपने काम करने के स्थान पर रख सकते हैं, उससे आप उसके प्रभाव में बने रहेंगे। कमर के नीचे यंत्र नहीं पहनना चाहिए। कमर के नीचे कोई भी यंत्र मत पहनिएगा, क्योंकि कमर के नीचे जो चक्र होता है तकरीबन वही जगह होती है मणिपुर चक्र की, मूलाधार चक्र की, और वहां पर यंत्र पहनने से निचले चक्रों पर प्रेशर पड़ सकता है और ये आपकी जीवन मरण का सवाल हो सकता है। इसलिए भूल कर भी कमर के नीचे यंत्र मंत्र पहनने की कोशिश मत करिएगा। यंत्रों के साथ साधना भी की जाती है। अगर आपने देखा हो, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा है, एक यंत्र होता है जिसको कहते हैं भैरवी चक्र। भैरवी चक्र 2 त्रिभुज से मिलकर बनता है, कुछ विशेष पॉइंट बनते हैं उसमें। भैरवी चक्र पर बैठकर अक्सर लोग साधना करते हैं, जिनको ये तरीका पता होता है, वो भैरवी चक्र पर बैठकर साधना, उपासना, मंत्र जप करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप करिए या ना करिए, लेकिन जब तक किसी महापुरुष का आशीर्वाद ना हो, जब तक आपके गुरु की परमिशन ना हो और जब तक आप यंत्रों की ताकत ना जानते हो, तब तक यंत्र पर बैठकर या यंत्र के साथ साधना करने का दुस्साहस मत करिएगा, क्योंकि ये काम बहुत ही खतरनाक है। आप यंत्र के बीच में बैठकर अगर साधना करने लगे और अगर यंत्र की एनर्जी के साथ मामला गड़बड़ हुआ तो आपका दिमाग पागल हो जाएगा। इसीलिए यंत्र के साथ बैठकर तब तक साधना मत
मत करिए जब तक कि स्वयं आपके गुरु, कोई महागुरु आपको सलाह न दे या आप खुद यंत्रों का हर प्लस माइनस न जानते हो, तब तक ये खिलवाड़ मत करिएगा। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि यंत्रों का इस्तेमाल करना कोई आसान बात नहीं है। जब भी आप कोई भी यंत्र धारण करते हैं तो उसके साथ जो सावधानियां हैं उनका भी आप ख्याल रखें। चलिए पंडित जी, इसी बीच कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ने शुरू हो गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कानपुर से सुखलाल हमें कॉल कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। पूछिए सुखलाल, क्या सवाल है आपका? हेलो जी बताइए, सुन पा रहे हैं आपको सुखलाल जी? जी, बिटिया की शादी के संबंध में पूछना था पंडित जी। डेट ऑफ बर्थ मालूम है आपको? 10/12/1978। समय बताइए। दिन में 11:38। और कहाँ पे जन्म हुआ है? कानपुर। बिटिया की शादी के बारे में जानना चाहते हैं, शादी नहीं हो पा रही है इनकी? हाँ साहब, बड़े बिगड़े आ रहे हैं और कुछ फ्यूचर भी नहीं समझ में आ रहा है इनका। आपकी बेटी की जो कुंडली हमारे पास बन पा रही है, इनकी जो कुंडली बनती है वो बनती है कुंभ लग्न की, और इनकी जो राशि बनती है वो बनती है मेष राशि। फिलहाल इनकी महादशा चल रही है चंद्रमा की, और अंतरदशा इनकी चल रही है बुध की। इस दशाओं के हिसाब से मुझे लगता है कि जब इनकी बुध के बाद शुक्र की दशा आएगी तब इनके विवाह होने की पॉसिबिलिटी बनेगी। ऐसा मुझे लगता है कि केतु और शुक्र की दशा में ही इनकी शादी होगी, यानी इस वर्ष के अंत में अक्टूबर के बाद, अक्टूबर 2016 के बाद शादी के लिए मुझे लगता है योग ठीक होंगे। तो इस साल के अंत में इनका विवाह हो जाना चाहिए। विवाह तय करने के लिए अभी से प्रयत्न करना बेहद अच्छा होगा। अगर अभी से कोशिश की जाए तो इनकी शादी तय हो जाएगी, और विवाह होने में विलंब जरूर है, लेकिन अविवाहित रहने की कुंडली ये नहीं दिखाई देती। 2 उपाय करने की आवश्यकता है आपकी पुत्री को। एक तो इनको एक ओपल पहना दें, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को पहनना इनके लिए लाभकारी होगा। और दूसरा जो इनको काम करना है, सुबह और शाम दोनों समय ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का अगर ये जप करें तो मुझे लगता है इनकी मुश्किल दूर हो जाएगी। चलिए दिल्ली चलते हैं, सीमा हमें कॉल कर रही है, वहां से उनसे बात करते हैं। सीमा पूछिए, क्या सवाल है आपका? सीमा, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? लगता है सीमा से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो पंडित जी, आज हम बात कर रहे हैं यंत्रों की, और जैसा कि आपने बताया कि यंत्र का इस्तेमाल करना कोई आसान चीज नहीं है। जब भी आप किसी भी यंत्र का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए बहुत सी सावधानियां बरतनी होती है। पंडित जी, क्या कोई इसके लिए शुभ मुहूर्त भी होता है कि आप उस शुभ मुहूर्त में ही इसको धारण कर सकते हैं? देखिए अफरोज, जैसा मैंने पहले भी बताया कि जो यंत्र होते हैं वो आकृति वाले यंत्र धारण करने से बचिए, नंबर्स वाले यंत्र धारण करिए। और नंबर्स वाले यंत्र किसी भी शुभ मुहूर्त में पहने जा सकते हैं, और नंबर्स वाले यंत्रों से अमूमन साइड इफेक्ट नहीं होता, उससे कोई नुकसान नहीं होता। तो नंबर्स वाले यंत्र सलाह लेकर अलग अलग ग्रहों के लिए होते हैं, वो आप पहन सकते हैं, उससे आपको लाभ हो सकता है। लेकिन जहां तक संभव हो डायग्राम वाले, आकृति वाले यंत्र पहनने से बचिएगा, वरना उसमें थोड़ी सी मुश्किल आपको हो सकती है, और अगर वो गलत बन गया तो आप काफी मुश्किल में आ सकते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, और साथ ही साथ और भी आपसे बातें करेंगे, लेकिन इसी बीच कॉलर्स भी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। एक कॉलर है फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। जी पूछिए सवाल अपना। राजेश, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए राजेश जी। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 25/11/1987 है। समय बताइए। जी 1:05 AM में। कहाँ पे जन्म हुआ है? जी फतेहपुर में। पूछिए क्या सवाल है, सवाल क्या है? पंडित जी, मेरा सवाल ये है, मैं काफी दिन से तैयारी कर रहा हूँ, बीएड भी कर रखा हूँ, लेकिन मेरी जॉब कहीं नहीं लग रही फिलहाल। इस कुंडली के आधार पर आपको शिक्षा क्षेत्र में ही नौकरी मिलेगी, और ये नौकरी आपको अभी प्राप्त होगी। इस साल के मई से लेकर दिसंबर के बीच में शिक्षा क्षेत्र में, एजुकेशन सेक्टर में ठीक ठाक नौकरी मिलती हुई दिखाई देती है। सिर्फ एक उपाय, रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए, और सूर्य देव के सामने बैठकर या खड़े होकर जैसे भी संभव हो 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करिए। आपको बेहद शुभ होगा, बेहद लाभकारी होगा। अगर आप पंडित जी से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। चलिए चाल चक्र में पंडित जी और क्या खास बात हमें बताने वाले हैं, ये जानते हैं।
ब्रेक पर जाने के पहले हमने आपको बताया था यंत्रों के बारे में, उनके सच के बारे में, उनके रहस्य के बारे में। अब हम आपको बताएंगे आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी क्या है, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर में क्या खास करें, ये तमाम बातें करेंगे अब चाल चक्र में। तो बिल्कुल, चलिए पंडित जी अब दिन का हाल भी जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, और बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि की। अगर हम राशियों की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि राशिफल चंद्रमा पर आधारित होता है। आपकी चंद्र राशि के आधार पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि आपका दिन कैसा होगा। चलिए बात सबसे पहले करते हैं मेष राशि की। नौकरी में आज तनाव हो सकता है, अनावश्यक आपकी समस्या बढ़ सकती है। हालांकि आपको नई जिम्मेदारियां मिलती हुई भी दिखाई दे रही हैं और जिम्मेदारियों के साथ परिवर्तन के संकेत भी बन पा रहे हैं। विवाह के मामलों में यकीनन तेजी आएगी। अगर आप विवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है, विवाह की बात आज फाइनल दिखाई देती है। शुभ रंग आज के लिए आपका गुलाबी होगा और आज के लिए आपका भाग्य होगा 76%। वृष राशि, कोई पुरानी इच्छा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। कोई पुरानी इच्छा यकीनन आपकी पूरी होगी आज। मुकदमों का निपटारा हो सकता है। अगर कोई वाद विवाद है, कोई झगड़ा झंझट है, तो आज के दिन उसका निपटारा आपके पक्ष में होता हुआ दिखाई देता है। अचानक कहीं यात्रा पर आप जा सकते हैं, अचानक कहीं यात्रा करनी पड़ सकती है, उसके लिए आप तैयार हो जाइए। शुभ रंग आपका आसमानी होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 69%। मिथुन राशि, अगर अविवाहित हैं तो विवाह की बात आगे बढ़ सकती है। विवाह और प्रेम के मामले आपके हल हो सकते हैं, जो आपके लिए बहुत शुभ होंगे, बहुत कल्याणकारी होंगे। नौकरी में और जीवन में नए अवसर भी आपको मिलने वाले हैं, लेकिन इसके लिए जरूरत इस बात की है कि आप अपने दिल, दिमाग को, मन को शांत रखें और क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आज वो होगा हरा और भाग्य होगा 72%। कर्क राशि, सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा आपको। सेहत आपकी बिगड़ सकती है आज के दिन। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। आज यात्रा पर मत जाइएगा, यात्रा करने से आपको नुकसान हो सकता है। और आज के दिन अगर आपकी शादी हो चुकी है तो जीवन साथी के साथ तनाव से बचें, और अगर शादी नहीं हुई है तो दोस्त यार के साथ, साथी के साथ तनाव से आपको बचना चाहिए। शुभ रंग आज के लिए सुनहरा होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 55%। तो 4 राशियों का हाल हम जान चुके हैं कैसा रहने वाला है शुरू की 4 राशियों का दिन। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों को बता दूं कि आज चंद्रमा द्वितीयस्थ होगा। परिवार में बिना कारण के वाद विवाद की संभावना बन सकती है, बिना कारण के डिस्प्यूट हो सकते हैं, उसका ध्यान रखिए। नौकरी में तनाव की नौबत भी आ सकती है। ऐसा कुछ मत करिए जिससे नौकरी के मामले खराब हो जाएं, नौकरी के मामले बिगड़ जाएं। थोड़ी सी शांति और सावधानी बनाए रखेंगे। किसी महिला का विशेष सहयोग मिलता हुआ भी दिख रहा है और ये सहयोग आपके लिए बहुत एक वरदान की तरह होगा, जो आपकी समस्याओं को, आपकी मुश्किलों को हल कर देगा। शुभ रंग आज के लिए सफेद है और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 69%। कन्या राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बनता हुआ आज दिखाई दे रहा है। काम का तनाव और दबाव ये दोनों ही आज कम रहेगा। बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और चूंकि प्रेशर कम होगा इसलिए सेहत भी आज आपकी अच्छी होती हुई दिखाई देगी। दिन कुल मिला जुला के अच्छा है। शुभ रंग आज के लिए पीला होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 76%। तुला राशि, विदेश यात्रा के सुंदर योग बनते हैं। आप विदेश जा सकते हैं, उस यात्रा का फायदा उठा सकते हैं। किसी पुरानी समस्या का हल निकलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। 7.5 उतर रही है। ऐसे दौर में आज का दिन आपके लिए राहत लेकर आ सकता है, लेकिन ध्यान रखिए धन का खर्च थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा। पैसे आ तो रहे हैं, लेकिन अभी भी आप इतने स्वतंत्र नहीं हैं कि पैसा बर्बाद कर सकें। शुभ रंग बैगनी यानी कि पर्पल और भाग्य होगा आपके पास 81%। वृश्चिक राशि, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको आज लेना पड़ सकता है, उसके लिए आप तैयार हो जाएं, क्योंकि उससे आप नहीं बच सकेंगे। नौकरी में परिवर्तन और प्रमोशन, इन दोनों के मजबूत योग दिखाई देते हैं, और अगर कोई बदलाव के साथ ये सफलता मिलती है तो बदलाव को स्वीकार कर लेना अच्छा होगा। धन आज के दिन आपको आसानी से प्राप्त होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके आप दिन को बहुत अच्छा बना पाएंगे वो रंग होगा क्रीम और भाग्य होगा आपके पास 79%।
तो चलिए पंडित जी से अपनी आखिर की 4 राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। कैसा रहने वाला है इन आखिर की 4 राशियों का दिन। बात होगी धनु राशि की। धनु राशि वालों को बता दूं कि तमाम जिम्मेदारियां आज निभानी पड़ेंगी आपको। आज थोड़ी सी उलझने हैं और वैसे भी जब जिम्मेदारियां निभाई जाती हैं तो बहुत सारे रिश्तों में उलझने पैदा होती हैं और वो बात आज साफ तौर से दिख रही है। वाहन आज आपको समस्या दे सकता है, तो कहीं घूमने फिरने निकलने के पहले जरा गाड़ी की ठीक तरीके से जांच पड़ताल कर दीजिए और फिर निकलिए। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 54%। मकर राशि, आज दिन भर आपको चीजों को मैनेज करने के लिए दौड़ भाग करनी पड़ेगी। आज आराम से नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन हाँ, इस मेहनत का फायदा होगा। नौकरी में आपको मनचाहा पद मिल जाएगा, फेवरेबल पोजीशन मिल जाएगी, उसके लिए आप खुश हो जाइए। जीवन साथी के साथ तनाव से बचिएगा, क्योंकि वहां पर तनाव पैदा करने से आपका दिन बिगड़ सकता है। अनावश्यक घर का माहौल खराब हो सकता है, अनावश्यक घर में कलेश हो सकता है। शुभ रंग आपका काला होगा और भाग्य होगा आपके पास 64%। कुंभ राशि, अचानक कोई बड़ा अवसर मिलता हुआ आपको दिखाई देता है और ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसको ठीक से पकड़ लेने में बुद्धिमानी है, तो आज जरा चैतन्य रहिएगा। खूब मान सम्मान आपको मिलेगा, लेकिन जरा सा धन के खर्च पर भी लगाम रखिए, काबू रखिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि पैसे का खर्च अगर मैनेज नहीं करेंगे तो मामले खराब होंगे। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 86%। मीन राशि, नौकरी में व्यवसाय में बाधा आ सकती है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे और जरा सा संभाल कर चलेंगे, सावधानी रखेंगे, अन्यथा आपके पैरों में चोट लग सकती है, जो कि बेहतर नहीं होगा। आपका दिया हुआ पैसा, दिया हुआ धन डूब सकता है, फंस सकता है, तो थोड़ी सी लापरवाही वहां से भी बचना चाहिए, वरना दिक्कत आपको होगी, हो रही है। शुभ रंग सफेद और आज के लिए मेहनत वाली किस्मत होगी। भाग्य होगा 59%। चलिए राशि के बाद पंडित जी अब बात कर लेते हैं अपने कॉलर से। विजयलक्ष्मी हमें कॉल कर रही है वाराणसी से, उनसे बात करते हैं। पूछिए क्या सवाल है आपका। हाँ पंडित जी प्रणाम। बहुत नमस्कार, बताइए। ये मेरा सवाल था कि मेरे 2 बच्चे सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा बेटा का जन्म तिथि है 28 नवंबर 89। एक मिनट। और छोटे बड़े बेटे का नाम बताइए। मार्च 94। एक एक करके बताइए, तभी समझ पाएंगे। तो बड़े बेटे का मेरे है 28 नवंबर 89। समय बताइए, फिर से बोलिए। दिन में 12 बजे मंगलवार। कहाँ पर जन्म हुआ है? वाराणसी में ही हुआ है। अब पूछिए सवाल क्या है। हाँ, तो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है पंडित जी। सर्विस कर रहा था, छोड़ दिया, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, तो क्या सक्सेस हो जाएगा? आपके बड़े बेटे की जो कुंडली हमारे पास बनती है, ये कुंडली बनती है कुंभ लग्न की, और इनकी जो राशि बनती है वो राशि बनती है वृश्चिक। दशम भाव का स्वामी खास तौर से मंगल मजबूत है और इसके अलावा दशमाधिपति भी मजबूत है, सूर्य की पोजीशन भी ठीक है, तो हाँ, ये प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं। इस वर्ष 2016 में जो ये एग्ज़ाम देंगे प्रीलिम्स का, उसके बाद मेंस का, उसके बाद इंटरव्यू, उसमें इनके सिलेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। इस समय बड़ा अच्छा है, अगर ईमानदारी से प्रयत्न करेंगे तो इनका सिलेक्शन होगा। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि इस समय सेहत में दिक्कत ना हो, क्योंकि सेहत में दिक्कत होने से थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई बाधित हो सकती है। एक मोती इनको अगर आप पहना दें तो बहुत अच्छा होगा। एक 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात को धारण करवाना इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए रश्मि से बात करते हैं, पटना से कॉल कर रही है। जी पूछिए रश्मि, क्या सवाल पूछना चाहती है? रश्मि क्या मुझे सुन पा रही हैं आप? जी आवाज आ रही है आपकी? जी पूछिए। जी बताइए रश्मि, क्या मुश्किल है? मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 29 नवंबर 2002। समय बताइए। 7:25 सुबह 7:25 पे। कहाँ पे जन्म हुआ है? पटना में। सवाल पूछिए। जी, इसका पढ़ाई में एकदम मन नहीं लगता है पंडित जी, और इसकी बड़ बात एकदम नहीं मानती है। हाँ, और जरा सा ये भी पूछना था कि नियर फ्यूचर में उसका क्या है, किस लाइन में वो जाएगी।
13 साल की कुल आपकी बच्ची है। अभी आप इतना परेशान मत होइए। वृश्चिक लग्न की कुंडली है आपकी बेटी की, राशि इसकी कन्या है। शिक्षा का स्वामी ग्रह शनि और दूसरा बृहस्पति, ये दोनों ही ठीक ठाक स्थिति में दिखाई देते हैं। तो मुझे लगता है पढ़ाई लिखाई ठीक हो जाएगी, उसमें कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो चंचलता है, जो चीज़ें बदल रही हैं, एक तो हार्मोन्स का चेंज हो रहा होगा इस समय में, और दूसरे आपकी बेटी की महादशा चंद्रमा की है, अंतर्दशा सूर्य की है, तो थोड़ी सी दिक्कत का समय है। लेकिन इसी साल के अक्टूबर में जब इनकी महादशा मंगल की आएगी, वहां से इनका जीवन थोड़ा गंभीर होगा, थोड़ा बेहतर होगा। बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 2 बातों का ध्यान रखिए। एक तो फास्ट फूड कम से कम खाएंगी, राहु इनका कुपित है, अगर फास्ट फूड ज़्यादा खाएंगी तो इनको मुश्किलें होंगी। और दूसरा, अगर ये स्वयं करें तो बहुत सुंदर होगा, वरना आप इनकी माता जी हैं, इनके लिए रोज सुबह 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए और भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करिए कि इनका जीवन प्रकाशवान हो, इनका जीवन बेहतर हो। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, शालिनी, उनसे बात करते हैं। पूछिए शालिनी, क्या सवाल पूछना चाहती हैं? शालिनी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? लगता है शालिनी से बात नहीं हो पा रही है। पंडित जी, आज हमने बात की कि यंत्र का इस्तेमाल कैसे होता है और इसे कब इस्तेमाल करना चाहिए और इसको इस्तेमाल करने के लिए क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। अब प्रोग्राम के आखिर में जान लेते हैं आज का शुभ पहर। बात करते हैं आज के शुभ पहर की। आज का शुभ पहर, शनिवार का शुभ पहर लंबा होगा। आज का शुभ पहर होगा 2.5 घंटे का, शाम को 7 बजे से 9:30 तक। आज का शुभ पहर होगा शाम को 7 बजे से 9:30 तक, 2.5 घंटे का समय होगा। इस समय में हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करना चाहिए आपको। हनुमान जी के चरणों में लाल फूल शाम को 7 बजे से 9:30 के समय में अगर आप अर्पित करें तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा करने से आप किसी भी बुरी ग्रह दशा से सुरक्षित रहेंगे, चाहे आपकी खराब ग्रहों की दशा चल रही हो, गोचर खराब चल रहा हो, शनि की, राहु की, केतु की, किसी की भी स्थिति हो जो आपके लिए फेवरेबल ना हो, जो निगेटिव हो। तो बड़ा सरल सा उपाय है, 2.5 घंटे का वक्त होगा। नहा ले तो बहुत अच्छा है, वरना हाथ पैर धोकर वस्त्र बदलकर हनुमान जी के सामने बैठ जाइएगा और दोनों हाथों से लाल फूल उनके चरणों में रख दीजिएगा। हाथ जोड़ के प्रार्थना करिएगा अपने रक्षा की, अपने सुरक्षा की। तो निश्चित रूप से आप किसी भी निगेटिव ग्रह दशा से, निगेटिव ग्रहों की स्थिति से सुरक्षित बने रहेंगे।